एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनामिक्स की असाइनमेंट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कंडीशंस ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स इज। तो हमसे कंडीशंस पूछी गई हैं। अगर हम बात करें कि कंडीशंस कौन कौन से वाली होती हैं जो कि हमने नॉर्मली पढ़ी भी हुई है, देखो हमारे पास दो तरीके की कंडीशंस होती है। एक होती है एसटीपी और क्या होती है एनटीपी, है ना। तो एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जबकि एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस रहता है और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर जो होता है वो दोनों में ही सेम होता है, दैट इज 1 atm। ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कंडीशंस और क्या होता है, ये होता है हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस पे। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया था स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशंस आएंगी, दैट इज टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज इक्वल टू 1 atm। तो यही था हमारे पास ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगर नॉर्मल कंडीशंस के अंडर पूछा होता तो फिर हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होनी थी। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, और इसमें बोला गया है कि बताइए रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट इंथैल्पी। तो इंथैल्पी बेसिकली क्या होती है, इंथैल्पी होती है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट क्या है वो हमारे पास क्या होती है, इंथैल्पी। ठीक है। अब देखो इन्होंने पहली स्टेटमेंट क्या बोली है, और उसको भी देखने से पहले ये देखो हमें पूछी क्या गई है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई या फॉल्स। तो हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है, तो यहाँ पे एक साइड पे लिख लो फॉल्स, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे, एग्जाम में बिल्कुल क्लैरिटी रहे कि हमें फॉल्स वाली बतानी है। तो ए ऑप्शन में बात की गई है कि क्या इंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। तो यस, इंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन का मतलब होता है कि वो अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास पाथ फंक्शंस होते हैं वो तो सिर्फ 3 होते हैं, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, जबकि स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी को छोड़ के बाकी सारे थर्मोडायनामिक फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन द स्टेट फंक्शंस। ठीक है। तो इंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। ठीक है। और अगर हम आ जाए बी ऑप्शन के ऊपर, तो बी में बोला गया है कि इंथैल्पी इज एन इंटेंसिव क्वांटिटी। तो इंटेंसिव जो क्वांटिटी होती है वो होती है जो कि अपनी अमाउंट या साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जबकि एक्सटेंसिव वो होती है जो कि अपनी अमाउंट और साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो ये नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, बेसिकली टोटल हीट कंटेंट है सिस्टम का, और वो हमारे पास अमाउंट और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जो हमारे पास इंथैल्पी है दैट इज एन एक्सटेंसिव क्वांटिटी। ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखो कि एक्सटेंसिव होती है जबकि इंटेंसिव नहीं होती। और हमें बताना था कि क्या ये इंथैल्पी इंटेंसिव है या नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं है। ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैं बोल रही हूँ कि नहीं है लेकिन टिक लगा रही हूँ, वो टिक इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही बतानी थी। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज इंथैल्पी इज एक्चुअली अ extensive quantity, and extensive quantity is that quantity which depends upon the amount and the size of the system. Okay, तो चलिए अब अपनी सी ऑप्शन के ऊपर, सी में बोला गया है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, कि क्या ये अपने पाथ फॉलोड का इंडिपेंडेंट है, लाइक क्या ये अपने पाथ के ऊपर डिपेंड करे ना करे, उस चीज पे डिपेंड, मतलब क्या ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि इसका पाथ क्या था। ठीक है। तो हमें पता है क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है अपने पाथ फॉलोड पे, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन कैसे होके आ रही है कैसे नहीं, उसको सिर्फ अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर ही मतलब होता है। ठीक है। इसलिए ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड तो है, बिकॉज इट इज द स्टेट फंक्शन। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और अगर हम देखें डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या इसकी वैल्यू जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, तो यस करती है, बिकॉज इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो डी ऑप्शन भी जो है वो हमारे पास ट्रू है, इसलिए हमारे पास बी ऑप्शन ही अकेली ऐसी थी जो कि फॉल्स थी।
ठीक है, अब आ जाओ अपने तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। और तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है आपको मोल्स दिए गए हैं और वॉल्यूम दिया गया है और टेम्परेचर दिया गया है, आपको बताना है वर्क। ठीक है, मोल्स क्या दिए गए हैं, n इज इक्वल टू 6 मोल्स। और अगर बात करूं मैं V1 की, क्योंकि एक्सपेंशन हो रही है, V1 है हमारे पास 1 लीटर, V2 जो है वो है 10 लीटर। और जो टेम्परेचर है वो जरा मैं देख लेती हूँ, उसकी वैल्यू दी गई थी हमें 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हमारे पास, इसको जरा एक बार कंप्लीट कर लो कन्वर्ट केल्विन में, तो ये हमारे पास 300 केल्विन आ जाएगा। अगर वर्क के फॉर्मूले की बात करें तो हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है और वो होता है V1 to V2 P एक्सटर्नल dV। वैसे जो इससे हम डिराइव करने वाले हैं वो भी आपने डेरिवेशन की हुई है, लेकिन इन केस सोचो कि अगर आपको ये नहीं याद हो डेरिवेशन, तो आपको बस इतना सा याद है और आपको ये क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करोगे अप्रोच। देखो यहाँ पे एक तो हमें बोला गया है कि आइसोथर्मल की कंडीशन दी गई है, मोल्स दिए गए हैं और वॉल्यूम दिया गया है। तो बस हम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इनकेस आपको डिराइव्ड फॉर्मूला ना पता हो तो हम डेरिवेशन से कर सकते हैं। जैसे देखो अभी P एक्सटर्नल को अगर मैं आइडियल गैस की कंडीशन लिखूं तो PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या होगी, nRT बाय V। तो यहाँ पे लिखो V1 to V2, P एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी nRT बाय V, दैट इज dV। अब टेम्परेचर क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल है। ठीक है, आइसोथर्मल कंडीशन है, R तो कांस्टेंट ही होगा और N भी कांस्टेंट होगा। तो nRT तो आपका वैसे ही आ गया, यहाँ पे V1 to V2 और यहाँ पे 1 by V dV। एंड वी नो कि 1 by x dx की जो इंटीग्रेशन होती है वो ln x प्लस c होता है, यही होता है। तो यही यहाँ पे करना है, इंटीग्रेशन तो यहीं पे भी लगेगी। तो ln v और यहाँ पे आपके पास V1 और V2 आ गया। अब इसको करो जरा सोल्व, माइनस nRT ln, यहाँ पे क्या आ जाएगा V2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा V1। तो इस तरीके से आपके पास वर्क का फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब आपका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको फॉर्मूला पता लग गया। जिनको तो याद था दैट्स वेरी गुड, जिनको नहीं याद वो ऐसे देख लो कि आपको अगर इतना भी याद है तब भी आप अपने आप कर सकते हो, उसमें वैल्यूज पुट करके, कोई डेरिवेशन लंबे वाली नहीं है। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, यहाँ पे ही कर दूं, चलो कर देते हैं। आई डोंट थिंक सो कि दिख रहा होगा यहाँ से, लेट मी चेक। ओके, इट्स विजिबल, तो मतलब कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 मोल, और अगर r की वैल्यू की बात करें तो r की वैल्यू है हमारे पास, अच्छा दी होती है तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी गई है 300 केल्विन, और ln को हम लोग में चेंज कर देते हैं तो 2.303 log ऑफ V2 बाई V1। V2 की वैल्यू है 10 लीटर और V1 की वैल्यू है 1 लीटर। ठीक है, यही है, लीटर से लीटर कैंसिल आउट कर दो, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल कर दो, मोल से पर मोल कैंसिल कर दो। अब इनको करो जरा सोल्व, log 10 इज इक्वल टू 1 एंड log 1 इज इक्वल टू 0। तो बस अभी देखो इसका क्या आंसर आता है, इसका आंसर आता है आपके पास 34.465 किलो जूल। 34.465 किलो जूल आता है, दैट इज योर डी ऑप्शन। ठीक है, अब आप सोचोगे ये तो जूल में था, किलो जूल कैसे आ गया। तो देखो आपके पास ये सब सॉल्व करने के बाद ये आएगा 34468 पॉइंट, आई थिंक इट वॉज नो इट वॉज 4.8 जूल, ऐसा आया था। और फिर जब मैंने इसको किया था राउंड ऑफ तो मेरे पास 34465 जूल आ गया। ठीक है, फिर मैंने लगाई जूल के ऊपर कन्वर्शन, दैट इज 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻³ किलो जूल, फिर ये वाला आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें देखना होता है एग्जाम में डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल वगैरह देके कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। कभी कभार हमें वो छोटा सा पॉइंट ही नहीं दिखता और हम मार्क कराते हैं तो वहीं पे फंस जाते हैं। तो इसके एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने क्या करनी है कन्वर्जन, और कन्वर्जन के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ अपने चौथे क्वेश्चन के ऊपर, और चौथा क्वेश्चन किसका है, हेस लॉ का। तो हेस लॉ की हमने काफी सारी एप्लीकेशंस पढ़ी है। क्या पढ़ी थी भाई, हेस लॉ की हमने ये भी पढ़ी थी ट्रांजिशन,
कि ट्रांजिशन की हीट डिटरमाइन करने के लिए होती है। अब ट्रांजिशन कौन सी, वो रोटेशनल वाइब्रेशनल वाली नहीं, यहाँ पे कौन सी है हमारे पास, डायमंड टू ग्रेफाइट। इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे ही कोई भी ट्रांजिशन होती है किसी एक चीज से दूसरे में, तो उसमें हेस लॉ बताता है हमें एनर्जी। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो फॉर्मेशन की भी, जैसे कई हमारे पास फॉर्मेशन होती है चीजों की जिसमें हम एक्सपेरिमेंटली नहीं फाइंड आउट कर सकते कि उसमें हीट कितनी इन्वॉल्व हुई होगी, तो उसमें हम हेस लॉ यूज कर लेते हैं। और हमारे पास कैसे होती है, जैसे कि हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन जैसे कि एग्जाम्पल दूं, जैसे कि कॉपर सल्फेट है ना, ये तो आपने सुना होगा कि कॉपर सल्फेट में 5 वाटर डालोगे तो क्या आ जाएगा, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, ठीक है। तो ये है हाइड्रेशन की हीट डिटरमाइन करने के लिए। और चौथी कौन सी होगी आपके पास, रिएक्शंस की। किसी भी रिएक्शन जैसे सपोज SO2 गैस है, इसमें O2 गैस डाला और हमारे पास SO3 गैस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हेस लॉ की काफी सारी एप्लीकेशंस है। अब जरा आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर कि हमें क्या पूछा गया। हेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डिटरमिनेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस, ए ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन इज फॉर्मेशन, सी ऑप्शन इज ट्रांजिशन एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो इसलिए एग्जाम में ये भी देखना है, कहीं आप वो करो, ए ऑप्शन में हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था रिएक्शन, तो कहीं आप रिएक्शन लेके सोचो अच्छा रिएक्शन में होती है, चलो ए को टिक मारा और बाकी के ऑप्शन पढ़े नहीं, जबकि एंड में क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनका बहुत ध्यान रखना होता है। कहीं आप जल्दी जल्दी में ए को टिक करके बाकी ऑप्शंस पढ़ो ना, जबकि लिखा हो वहां पे ऑल ऑफ दीज, और ऑल ऑफ दीज में ये करेक्ट हो रहा है ना। तो इसलिए ये चीजों का ध्यान रखना है। अब इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है, डी। इसको करो जरा नोट। हम करते हैं रब आगे वाले क्वेश्चन के लिए। आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास 5वां क्वेश्चन, और 5वें क्वेश्चन में बोला गया है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात बोली गई है ना। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की जब भी बात होती है स्टूडेंट्स, तब हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती हैं। वो क्या आती है उसको मैं प्रस्तुत करती हूँ अभी बोर्ड के ऊपर। देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब भी बोलते हैं तब पहली चीज तो मेरे दिमाग में तो ये आती है कि डेल्टा G इज इक्वल टू नेगेटिव, यही होता है। फिर हमने क्लास में असाइनमेंट क्लास में डिस्कस किया था कि डेल्टा S यूनिवर्स शुड बी इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस होती है, एक होती है एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है एंडोथर्मिक। तो अपने आप होने वाली रिएक्शन तो वो है जिसमें हमें हीट नहीं देनी पड़ रही और वो खुद ब खुद हो रही है, वही हो सकती है। और ऐसे वाली रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक भी एक होती है। अब देखो हमारे पास क्या है, डेल्टा S यूनिवर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे पास सिस्टम की रैंडमनेस इंक्रीज कर रही है। तो ये दो कंडीशंस के बेसिस पे ही हमारे पास ऑप्शंस है। अब ऑप्शंस देखो क्या है, एक्सोथर्मिक एंड डिक्रीजिंग डिसऑर्डर। तो क्या अगर किसी चीज की रैंडमनेस कम होगी तो रिएक्शन वो खुद ब खुद होगी, अगर उससे उसकी आजादी छीन लोगे तो क्या रिएक्शन हो जाएगी खुद, नहीं, वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जब उसको आजादी देंगे तब वो रिएक्शन खुद ब खुद होगी, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ए ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन में है एंडोथर्मिक, यानी हमें रिएक्शन को हीट देनी पड़ रही है, मतलब वो रिएक्शन खुद ब खुद तो हो नहीं रही, पहले हम उसको हीट देते हैं फिर जाके होती है। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन में जो एक्सोथर्मिक, वो मतलब उसको हीट देने की जरूरत नहीं पड़ रही, या अगर दे रही है तो उससे ज्यादा तो वो खुद रिलीज कर रही है कि वो अपने जीने के लिए खुद ही पैसे कमा रही है ना। तो मतलब वो हो गया एक्सोथर्मिक, कि कहने का मतलब कि अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए वो खुद ही क्या कर रही है, वो हो रही है। लाइक अगर हमने 20 जूल किसी रिएक्शन को दी तो उसने लिबरेट कर दी 60 जूल, ठीक है। तो उसने उससे ज्यादा लिबरेट कर दी और आगे वाली रिएक्शन जो थी वो फिजिबल कर दी। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि रिएक्शन जो है वो खुद ब खुद हो रही है, वो अपनी रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी खुद ही प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि ये चीज देखो, हर रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी तो चाहिए ही होती है ना। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी खुद ही प्रोवाइड कर रहा है। या मतलब इन केस अगर आपको ये मतलब लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो बस इतनी सी बात समझ लो, सीधी सी, इन सभी को छोड़ के बस नॉर्मल सी बात देखो। अगर किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, हमको हीट प्रोवाइड नहीं करनी पड़ रही, तो दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। यही है एक्सोथर्मिक।
तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सी ऑप्शन आती है, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। इंक्रीजिंग डिसऑर्डर का मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स इज इक्वल टू पॉजिटिव। और मैंने यहाँ पे सिस्टम या सराउंडिंग्स क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है ना तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज से कुछ स्पॉन्टेनिटी डिटरमिन होती है, ना ही सराउंडिंग से। जो हमें पता लगता है वो यूनिवर्स से पता लगता है। यूनिवर्स की जो एंट्रोपी चेंज होती है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स। ठीक है, अब इसको करो जरा नोट और फिर हम चलते हैं अपने आंसर नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, आंसर नंबर 6 के ऊपर अगर चलते हैं तो हमारे पास क्या आता है, द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस। ठीक है, हमें बेसिकली क्या दिया गया है, फ्यूजन ऑफ 1 मोल ऑफ आइस की बात की गई है। हमें पूछी गई है चेंज इन एंट्रोपी और वैल्यू क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है हमें डेल्टा एच की। बस नॉर्मल सा फॉर्मूला है। क्या होता है देखो, वैसे आपको नॉर्मली याद भी होगा, लेकिन मुझे हमेशा कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैं इसको ना इस तरीके से इक्वेट करती हूँ। जैसे अभी पूछा क्या था इन्होंने पूछा है हमसे डेल्टा एस, तो वैसे तो आपने इसको डायरेक्टली ही पढ़ा होगा इस तरीके से, लेकिन मैं ऐसे रखती हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अभी इसको ऐसे कर लिया, ये मेल्टिंग का टेम्परेचर है, ये एच का है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर की बात करूं तो कितना है 273 केल्विन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना 273 केल्विन मोलर के बाद कोमा डाला हुआ है, तो वो कोमा वहां पे नहीं आना। स्टेटमेंट जरा ऐसे है, क्योंकि ना ये पंचुएशन मार्क्स कभी कभी कर देते हैं कंफ्यूजन, कहीं ये देख के कंफ्यूज हो जाओ। देखो यहाँ पे है मोलर इंथैल्पी। ठीक है, तो इसको जरा ऐसे कर लेना, ऐसे है, कहीं यहाँ पे सोच के मेल्टिंग पॉइंट की ही यूनिट समझे चलो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो इसको कर लेना सही। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो क्वेश्चन में क्या है। ओके, तो इसको कर लेंगे हम सोल्व। तो सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 219.7 जूल पर केल्विन पर मोल। अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे तो किलो जूल था और हमारे पास जो ये चारों ऑप्शन है वो जूल में है, तो इसका मतलब तो समझ गए ना लोग कि 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल की कन्वर्जन यहाँ पे लगाओगे। उसके बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और ये आंसर जो है वो आपके पास सी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल से फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर आंसर नंबर 6। करो जरा इसको नोट। चलते हैं फिर आंसर नंबर 7 को डिस्कस करने, या क्वेश्चन नंबर 7 को बोल दो। तो 7th क्वेश्चन में बहुत ही इजी कंसेप्ट है, चलिए देखते हैं फटाफट से। देखो आपके पास क्या है, 2 क्लोरीन, चलो छोड़ो रिएक्शन क्यों लिखनी है, ये रहा एक क्लोरीन, ये रहा एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम्स लिए हुए हैं, दोनों कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। हो क्या रहा है, क्लोरीन क्लोरीन का जो है वो बॉन्ड बन रहा है, और ये क्या है, गैसियस फॉर्म में। पूछा क्या गया है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस का आप क्या बताओ, साइन बताओ। साइन कन्वेंशन आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज का ध्यान रखना। साइन कन्वेंशन को पता नहीं कहाँ उठा के पूछ लेंगे, हर क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है थर्मोडायनेमिक्स में तो। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं यहाँ डेल्टा एच और डेल्टा एस की, पहले तो डेल्टा एस की बात करते हैं। डेल्टा एस क्या होता है, रैंडमनेस। तो हमको पता है, खुद ही देखो चलो, सॉलिड में हमारे पास पार्टिकल सारे ऐसे ऐसे पैक्ड है, जबकि गैस में इतनी दूर है, तो रैंडमनेस या घूमने की जगह उनको कहाँ पे मिल रही है, गैसियस फॉर्म में। तो यानी कि अब मेरे पास पार्टिकल्स आजाद हो रहे हैं, तो डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव हो रही है, तो इसका साइन तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा अगर डेल्टा एच की बात करें, तो आपको पता है कि यहाँ पे तो कोई बॉन्ड था नहीं, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो बॉन्ड बनने का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड बनने का मतलब हुआ कि एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है, ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है कि जब भी दो एटम्स हैं उनके आपस में बॉन्ड बनेगा तो हमेशा क्या होगी, एनर्जी रिलीज आउट। ठीक है, तो एनर्जी जो होगी वो हमें मिलेगी। तो अगर एनर्जी मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव। यही होगा जब एनर्जी रिलीज होती है, या हीट इज गिवन टू द सराउंडिंग्स होती है, या हीट इज गिवन बाय द सिस्टम होती है, तब हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आ जाएगा नेगेटिव साइन। अब जरा देखो इसकी ऑप्शन, ओके वी आर करेक्ट, डी ऑप्शन इसका जो है वो आंसर है। अब आ जाओ 8वें क्वेश्चन के ऊपर। इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज। तो देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है, कर दो इसको रब कर देते हैं भाई। आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर बात करें, कौन सा क्वेश्चन है ये, 8वां।
आइसोकोरिक का मतलब होता है कि हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है। इसी तरीके से आपने आइसोथर्मल का देखा होगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो चलो आइसोकोरिक में हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है और क्या बोले, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब यानी कि डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का चेंज कौन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कौन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये तो कोई भी किसी भी हालत में भूल ही नहीं सकता, क्योंकि ये कौन सा बहुत मुश्किल है। देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यही होता था। डब्ल्यू को क्या बोलते थे, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब तो समझ आई गई होगी। देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब कि V2 भी सेम है, V1 भी सेम है, तो V2 माइनस V1 यानी कि डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे Q प्लस पी एक्सटर्नल इंटू 0, तो आपके पास Q आ गया। तो डेल्टा यू की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, डेल्टा यू नॉट डी, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q। अभी तुमने क्या बोला है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हो। पहले क्या होता था कि जब हमारे पास मान लीजिए इंटरनल एनर्जी को किया इंक्रीज, तो इंटरनल एनर्जी दो काम करती थी। या तो वो क्या करेगी, सिस्टम में हीट प्रोवाइड, मतलब थोड़ा सा अमाउंट उसका सिस्टम में हीट को चेंज करने में जाता था और थोड़ा सा वर्क करवाने में। अब वर्क तो हो नहीं रहा, तो सारा का सारा फोकस उसका कहाँ पे शिफ्ट हो गया, क्यू के ऊपर, यानी हीट के ऊपर। तो अगर इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवाऊंगी तो डेफिनेटली जो हमारे पास हीट भी होगी वो भी इंक्रीज करेगी। अगर हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब हीट इंक्रीज करेगी, तो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना, हीट बढ़ रही है सिस्टम की, तो मतलब एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो अभी देखो कौन सी ऑप्शन है, डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बस ये था, ठीक है, इजी था ना। चलो अब 9th क्वेश्चन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द चेंज इन अ स्टेट फंक्शन। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया हुआ है और समझाया भी गया है थ्योरी क्लास में। तो इसमें तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे कोई भी मिस्टेक हुई होगी, पर फिर भी करवाना मेरा फर्ज है, तो आई विल एक्सप्लेन दैट। देखो यहाँ पे क्या है कि स्टेट फंक्शन है ना, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली स्टेट फंक्शन के चेंज में, यार मुझे ना कॉपी हाथ में पकड़नी है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट फंक्शन के चेंज को इन चारों ऑप्शंस में से कौन रिप्रेजेंट करता है। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सुनते ही मेरे दिमाग में आता है ये वाला, यही भी कर देते हैं। तो देखो हमारे पास ये वाला आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सुनते ही, यही ओके। तो क्या बोला है कि इन दोनों में से बताइए क्या, तो इतना तो पता लग गया कि ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, क्योंकि एक में तो डब्ल्यू उड़ाया हुआ है बिल्कुल ही, बी में जो है वो माइनस का साइन है, सी में डिवाइड का है, तो ये तो कुछ है ही ना, डायरेक्ट फॉर्म में ये होता है। तो इसका तो वैसे ही हमारे पास डी ऑप्शन आ गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। लेकिन इस पे जैसे क्वेश्चन घुमाया जाता है वो हमें नेहा मैम ने बताया था क्लास में। कैसे, क्या बताया था मैम ने ये बताया था कि क्वेश्चन ऐसे घूमता है कि आपको बोला जाता है कि हीट है जो है ना, हीट और जो वर्क है दोनों क्या है, पाथ फंक्शंस है। तो पाथ फंक्शंस का जब एडिशन करोगे तो क्या आपके पास पाथ फंक्शन बनेगा, स्टेट फंक्शन बनेगा या कुछ और बनेगा। तो फिर उन्होंने ये भी बोला था कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, जो भी आपको हो गई है ना। आप सोचोगे कि हीट भी पाथ फंक्शन है और वर्क भी पाथ फंक्शन है, तो डेल्टा यू भी पाथ फंक्शन है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको अपने कंसेप्ट के साथ बिल्कुल चिपके रहना है। ये देखो ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन, और हमें पता है स्टेट फंक्शंस होते हैं वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी को छोड़ के। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सा था, पहले उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दे रखा है तो हम कर सकते हैं। हाँ, बात तो तब मुश्किल होती अगर ऐसे बोल देते कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना लिखा होता और सीधा बोलते कि चेंज इन द स्टेट फंक्शन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर में भी आप वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे कि क्यू बाय डब्ल्यू तो नहीं कुछ होता क्या, क्यू माइनस डब्ल्यू तो नहीं होता, फिर आपने सोचना था। लेकिन ये तो बिल्कुल वही था, सिंपल सा। अब आ जाओ 10वें क्वेश्चन के ऊपर। 10वें क्वेश्चन के ऊपर इसको इधर ही सॉल्व कराते हैं। 10वां क्वेश्चन ना आपने किया हुआ है, याद करो, पिछली असाइनमेंट में मैंने आपको ये करवाया हुआ है। तो अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन वॉच। देखो क्या है, आपको दी गई है H और H की वैल्यू, ये है यानी कि इसकी बॉन्ड एंथैल्पी दी है। तो 430 किलो जूल पर मोल
और अगर मैं बात करूं क्लोरीन और क्लोरीन के बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, तो दिस इज 240 किलो जूल पर मोल। और अगर बात करें डेल्टा एफ एच यानी कि फॉर्मेशन एंथैल्पी की, तो दैट इज -90 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, वैसे पूछा नहीं पर सोचो, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स एक्सोथर्मिक, है ना। चलो वो बात हो गया। अब देखो आपसे पूछा गया है कि HCl की बॉन्ड एंथैल्पी बताओ, यही या करेक्ट। अब ना इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन के चांसेस हो सकते हैं जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो रिएक्शन को बैलेंसिंग में और उसके बाद जिस फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करना होता है उसमें कंफ्यूजन हो सकती है। वैसे तो हमें फॉर्मूला, एंड आई थिंक कि आपको सभी को फॉर्मूला तो आता ही होगा। और हमने पिछली बार जब मैंने आपको ये क्वेश्चन डाला था ना, तब मैंने आपको इथीन में हाइड्रोजन ऐड करवाई और इथेन बन गया था, है ना, वो वाला क्वेश्चन था, अगर नहीं याद तो देखो हमारे पास फॉर्मेशन एंथैल्पी को हम क्या लिखते थे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ या बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसे होता था। अब देखो क्या करना है, ओके, तो दिस इज फॉर HCl। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे ना कंफ्यूजन तो पक्की ही होगी, मुझे जहां तक लगता है पक्का कंफ्यूजन होगी, क्योंकि देखो H2 + Cl2 फॉर्म कर रहा है 2HCl, लेकिन जो हमें एग्जामिनर ने खेला है वो यहाँ पे ये है HCl है, और जो मतलब फॉर्मेशन की बताई गई है, फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन में बताई गई है वो भी अकेले HCl की है, जबकि बन किसके लिए है, क्या रहा है 2HCl, है ना। तो इसको भी ना जरा शांति से ध्यान से सॉल्व करेंगे ताकि कोई गलती ना हो। देखो रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, Be ऑफ, चलो क्या लिखना, देखो रिएक्टेंट्स हमारे पास HH है, H2 है ना, तो यहाँ पे 430 लिखो, और यहाँ पे आ जाएगा 240, फाइन, हमारे पास रिएक्टेंट हो गए कंप्लीट। ये है किलो जूल पर मोल। अच्छा, हमारे पास प्रोडक्ट्स कितने, प्रोडक्ट्स की Be क्या है, यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी, तो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें HCl का ही पूछा गया है, तो हम यहाँ पे 2 बाहर निकाल देते हैं और अंदर क्या लिख देते हैं BeHCl। अच्छा, फॉर्मेशन जो है वो हमें HCl की बताई गई है, लेकिन हमारे पास यहाँ जो हम रिएक्शन को सोल्व कर रहे हैं वो हम 2 मान के कर रहे हैं, तो 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना मत भूलें, क्योंकि एग्जामिनर ने जो आपको ऑप्शंस दी होंगी, इस टाइम तो फिलहाल मैंने क्वेश्चन सेट किया, तो इसमें आपको कंफ्यूजन कहाँ पे हुई होगी, आधे बच्चों का तो आंसर ये भी आया होगा, बताओ कौन सा, आपने जो आंसर है ना वो 380 भी लाया होगा। कैसे, आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा और कर दिया होगा डायरेक्ट सॉल्व, और काम खराब। इसीलिए मैंने बोला है कि ऐसे ही एग्जाम में घुमाए जाएंगे क्वेश्चन, तो एक एक चीज को ध्यान से शांति से करते हुए चलना है। अच्छा क्या था, अच्छा इसको सोल्व करते हैं। 0 ये आ गया 7 और ये आ गया 670 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी HCl, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो -180 किलो जूल पर मोल। वैसे अब तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी ध्यान से देखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा सही आंसर आता है या नहीं। 180 किलो जूल पर मोल, तो देखो यूनिट का तो कोई चक्कर ही नहीं है, पहले दोनों सेम है। 8 8 16 -15 तो 850। ठीक है, अब देखो पूछा गया था, अब जिन्होंने याद कर दिया वो भी गए। अब देखो हमसे ये पूछा गया था तो 2 से तो डिवाइड करना बनता है ना, तो BeHCl = 850/2। अब बस होप करती हूँ कि आंसर हो सही, 425, तो 425 किलो जूल पर मोल, एंड फिंगर्स क्रॉस बस सही हो, यस वी आर राइट, तो C ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बस इसमें यही कंफ्यूजन होती है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया करो 1-2 बार, क्योंकि ना यहाँ पे हम 2 वगैरह लगाना भूल जाते हैं। ठीक है, तो बस वहीं पे पंगे पड़ जाएंगे, तो ध्यान से करियो। ओके, अब है हमारे पास 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या है, द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या बोला गया है, लोअरिंग ऑफ एंट्रोपी। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्यों, एंट्रोपी तो अगर कम होगी तो रिएक्शन ही नहीं प्रोसीड करेगी। अच्छा, बी की अगर बात करते हैं तो लोअरिंग ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, तो गिब्स फ्री एनर्जी लोअर होनी चाहिए, तो होनी चाहिए डेल्टा G = नेगेटिव। ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए बोर्ड पे नहीं लिख ली। अब देखो सी पे है इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, तो एंट्रोपी तो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स की होनी चाहिए, सिस्टम से हमने क्या लेना देना,
ठीक है ना, ओवरऑल हमें मतलब होता है। तो सी ऑप्शन तो इसलिए करेक्ट है। अब जिन्होंने सोचा होगा कि यार सी भी तो करेक्ट है, तो उनको मैं ये बता दूं जो एंट्रोपी है वो हम यूनिवर्स की बात करते हैं, ना कि सिस्टम की। तो इसका 11th का कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, सी नहीं है। अब आ जाओ 12वें क्वेश्चन के ऊपर। 12वां क्वेश्चन क्या है, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड स्पॉन्टेनियसली इनटू अ वैक्यूम। यहाँ पे ना आधे बच्चे सोच रहे होंगे कि फॉर्मूला कौन सा है यार, याद नहीं आ रहा, पर मैं ये बता दूं, देखो फ्री इन्होंने ना फ्री एक्सपेंशन का ये क्वेश्चन था, पहले तो ये बता दूं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो ना लिख के क्या लिखा है कि वैक्यूम में स्पॉन्टेनियसली जो है वो रिएक्शन हो रही है या गैस एक्सपैंड कर रही है। तो मतलब क्या हुआ, फ्री एक्सपेंशन ही, कुछ वो नहीं है, फोर्स नहीं लग रही है कुछ भी, है वैक्यूम में कोई फोर्स नहीं लग रही और स्पॉन्टेनियसली होती जा रही है, मतलब अपने आप होती जा रही है। तो जब अपने आप रिएक्शन होती है तो क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन। इसीलिए जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन डाला था, सोच समझ के कि मैंने फ्री एक्सपेंशन का क्वेश्चन करवा दिया था, लेकिन आई थॉट कि ये थोड़ा सा ट्रिकी सा बन जाएगा, इस तरीके से डालते हैं। तो इसकी ऑप्शन जो है वो सी है, ठीक है। अब लेट मी चेक की जो हमारी वीडियो है वो जारी है स्पॉन्टेनियसली, ये भी जारी है या नहीं। ओह माय गॉड, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, सो अब है हमारे पास 13 में है डेल्टा एच और डेल्टा एस। ओके, चलो पकड़ ही लेते हैं कॉपी। देखो डेल्टा एच की वैल्यू दी गई है 9.2 किलो जूल पर मोल, डेल्टा एस 0.008 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, मेल्टिंग पॉइंट Tm, अच्छा इरेज कर दिया, नो प्रॉब्लम। तो T डेल्टा S वही मेरे वाला मेथड, Tm की वैल्यू निकाल लो, डेल्टा H बाई डेल्टा S। अब इसकी बार हमको इन्होंने वैल्यूज दी गई थी, ठीक है। बस यूनिट्स का ध्यान रखा करो, पता लग जाएगा सही जा रहा है कि गलत। किलो जूल पर केल्विन पर मोल, पर मोल से पर मोल कैंसिल, किलो जूल से किलो जूल कैंसिल, पर केल्विन ऊपर है केल्विन। आंसर क्या आया, आंसर आया 11,1150, यानी कि 1150 केल्विन आपके पास आंसर आया। व्हाट इज द ऑप्शन, विच वन इज ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन के ऊपर, और 14वां क्वेश्चन है हमारे पास कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है और हमें पूछा गया है कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू बताओ। तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू इन्होंने बोली है बताने को, तो बता देते हैं। देखो क्या बोला गया है, के की वैल्यू हमें 10 दी गई है, डेल्टा जी नोट पूछी है। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला एक ही पड़ा है, -RT/ln के, लेकिन हमें वैल्यूज याद होती हैं लोग की, इसलिए हम 2.303 लोग में चेंज कर देते हैं। तो अब क्या है, अब इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर की वैल्यू है 300 केल्विन इंटू 2.303 log ऑफ 10, log 10 इज इक्वल टू 1। कर दो इसको जरा सोल्व, केल्विन से पर केल्विन, ठीक है। और कहीं पे गलती हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स दिए थे, नहीं दिए, अच्छा तो ठीक है। पर मोल से वैसे अगर मैं इसको 1 मोल मान लेती हूँ, कुछ नहीं दिया तो 1 मोल मान लो, तो यहाँ पे 1 मोल भी डाल दो भाई, यूनिट्स को तो बैलेंस करवाना ही है ना, कुछ दिया नहीं है तो फिर ठीक है काट दो। अब करो इसको सोल्व और आपके पास आंसर आ जाएगा, ये तो है हमारे पास जूल में, तो आपके पास 5744 जूल पर मोल आ जाएगा आंसर। लेकिन देखो हमारे पास -5744 तो नहीं है, डेसिमल पड़ा हुआ है, डेसिमल को सोच के मतलब निगलेक्ट मत कर देना। देखो यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ, कहीं ये सोचो कि इसकी ए ऑप्शन है लगा दी, वहां पे देखो 5 के साथ डेसिमल है, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करके देखो, आपके पास ये आएगा और ये किलो जूल पर मोल है। अब देखो ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, डी ऑप्शन, और पता ही है आपको 1 किलो जूल इज इक्वल टू 10⁻³ जूल, सो 1 जूल विल बी इक्वल टू 10⁻³ किलो जूल। तो ये लगी है कन्वर्जन और हमारे पास है डी। कई बच्चों की गलती हुई होगी ए में, ठीक है, तो ए में नहीं मतलब अटकना, आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल भी नाम की कोई चीज होती है और इसको गलत नहीं करना। अब आ जाओ अपने 15वें क्वेश्चन के ऊपर, और 15वां क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। लेट मी रब नोट, ओके
चलो 15वां है, वो तो नॉर्मल पार्शियल मोलर क्वांटिटीज है, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज ऑफ होती ही नंबर ऑफ मोल से डिफर है। जैसे वॉल्यूम का कुछ है तो कर्ली वी बाई कर्ली NI, बाकी सब कर दो कांस्टेंट, चाहे कोई और मोल्स भी है। मान लो ये मेरे पास 8 सब्सटेंस के मोल्स थे, तो मैंने अगर मान लो मेरे पास ith सब्सटेंस की मोल्स थे तो मैंने ith सब्सटेंस के साथ कर दिया और NJ को कांस्टेंट कर दिया। यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J। अच्छा, अगर मुझे मान लीजिए मेरे पास दो, मान लीजिए इसको बता देते हैं, चलो मान लीजिए आपके पास दो सब्सटेंसेस है A और B, तो मैंने A के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल मोलर क्वांटिटी लिखनी है। पार्शियल मोलर क्वांटिटी कौन सा, यानी मैंने पार्शियल वॉल्यूम लिखना है, पार्शियल मोलर वॉल्यूम लिखना है। कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी कर्ली वी बाई कर्ली NA TP NB, बाकी सभी को कांस्टेंट रख दूंगी। जब मेरे पास B आएगा तब मैं B को ले जाऊंगी नीचे, TP NA, बाकी सबको कांस्टेंट। तो बस इस तरीके से ही होता है। तो तभी बोला इज नॉट इक्वल टू J। इसकी सही प्रेजेंटेशन A ऑप्शन है, बाकी का तो मतलब ही नहीं बनता देखने का, क्योंकि हमें पता है कि पार्शियल मोलर मतलब नंबर ऑफ मोल्स को ही लिख के आएंगे नीचे। ठीक है, अब चलो अपने 16वें क्वेश्चन के ऊपर, और हमारे पास रहते हैं बस और बस सिर्फ 16 से 18 19 20 5 क्वेश्चन। अच्छा देखो 16वें क्वेश्चन में क्या है, 16वें क्वेश्चन में है हमारे पास द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो मान लीजिए मेरे पास T1 है, 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो दिया गया है, और इट्स वेपर प्रेशर एट 80 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर 2 भी दिया हुआ है, वो है 80 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसके साथ मुझे P2 भी दे दिया, तो ये क्या है देखते हैं, चलो आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ओ माय गॉड, ये हमारे पास बात हो रही है क्लोसियस-क्लेपेरोन इक्वेशन की। तो ये आपको स्ट्राइक करना चाहिए, जब इतनी सारी वैल्यूज दे दी है हमें, क्या करवाना होगा, क्लोसियस-क्लेपेरोन इक्वेशन। अच्छा देखो P1 तो दिया नहीं हुआ, तो ये लिख लो, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आई होगी। T1 फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 1 atm। ठीक है, अब तो देखो अब हमारे पास यही लिखनी है, और इसका फॉर्मूला होता है log P2 by T1 डेल्टा HB by 2.303 R और 1 by T1 माइनस 1 by T2। और क्या लिख सकते हो, डेल्टा HB अपॉन 2.303 R, और यहाँ पे ओके T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2 लिख सकते हो। कोई काम नहीं करना, बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। डेल्टा HB को फाइंड आउट कर लेना करके सॉल्व, तो डेल्टा HB विल बी इक्वल टू 41.66 किलो जूल पर मोल। अच्छा, इसमें मुझे देखने को जरा कहीं और पे प्रॉब्लम आ सकती है, आपको तो नहीं आ सकती, तो मेरे को प्रेशर में वैल्यूज पुट करके दे देती हूँ ना। अगर इनकेस मुझे लगा वहीं पे आ सकती है दिक्कत तो करवा देंगे। देखो P2 है ना, तो 0.4672 atm, 1 atm आ जाएगा। atm से atm तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ठीक है वो हो जाएगा सॉल्व। R की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, HP की फाइंड आउट कर लेंगे, T2 माइनस T1 बताएंगे। अच्छा, इसको अभी ना उसमें मत चेंज करने बैठ जाना, केल्विन में काम बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस में है, तो इसको तो आप वैसे ही कर सकते हो कन्वर्ट। देखो T2 माइनस T1 है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या था ये, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 80 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए मैं ऐसे बात कर रही हूँ, सॉरी 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे ये मत गलती कर देना कि T2 पहले आता है, तो T2 जो है वो 80 डिग्री सेल्सियस है। नीचे T1 आ जाएगा, T1 क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस इंटू 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमें करना पड़ेगा, ओके सॉरी, आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं इसको कॉमन लूंगी ना, तो एक सेल्सियस से कटेगा, लेकिन दूसरा तो आएगा ही ना, फिर दूसरा इन्वॉल्व होगा। और हमें जो यूनिट्स दी गई है उसमें जो है सॉरी हाँ, अगर आर की यूनिट की बात करें तो इसमें पर केल्विन है, तो पर केल्विन जो है वो केल्विन से कटना चाहिए, ठीक है ना। अगर खिचड़ी पक रही है यहाँ पे, तो लेट मी ओ शिट ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन, बता देती हूँ कैसे करना है। सोचा था कि ये डायरेक्ट करवा दूंगी, लेकिन ये करवाना पड़ रहा है क्योंकि ना यहाँ पे यूनिट्स का पंगा पड़ जाएगा। देखो डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस को आप चेंज कर लेना, ठीक है। इन सभी टेम्परेचर्स को आप केल्विन में चेंज करना। तो यहाँ पे आपके पास जो बचने वाली है यूनिट वो 1 बाय केल्विन है।
यहाँ पे डिनोमिनेटर में केल्विन है और यहाँ पे पर केल्विन है, ये दोनों काटे जाएंगे। ठीक है, फिर आपके पास जूल और पर मोल आएगा। फिर इसको आप इधर ले जाओगे जब सॉल्व करते वक्त, तो डेल्टा एचवी जो होगा वो आपके पास क्या यूनिट दी गई है, ये हमारे पास जूल पर मोल में आएगा, लेकिन जो ऑप्शंस है वो हमें किलो जूल पर मोल में दी गई है, तो बस इसको फिर किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से बता दूं, हमारे पास होती है क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, वो ये होती है P2 और P1 की वैल्यूज मैंने आपको बता दी। इसकी वैल्यू नहीं दी गई थी तो मैंने बोला कि 1 atm होता है 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर के लिए, कंप्लीट। बाद में वैल्यूज पुट की, फिर मैंने आपको एक बार ऐसे बोल दिया स्टार्टिंग में कि डिग्री सेल्सियस को करने की जरूरत नहीं, काम कम हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यूनिट्स तो बैलेंस होगी नहीं, और आर के बीच में जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में ही लिया गया होता है, क्योंकि जूल पर केल्विन पर मोल होता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर तो केल्विन में लेना पड़ेगा। तो बस वही किया मैंने, केल्विन में टेम्परेचर लिया, तो मेरे पास एंड में यूनिट 1/केल्विन आई, केल्विन और पर केल्विन जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास फिर जो इसका आंसर था वो कितना आया, 41.66 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जूल में आंसर आपका आएगा, लेकिन आपने इसको कन्वर्जन लगा के किसमें कन्वर्ट कर देना है, किलो जूल में। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लोसियस-क्लैपेरॉन के ऊपर ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पर हमको सिर्फ कैलकुलेशन एंड यूनिट कन्वर्जन में ध्यान देना होता है। अगर हम यूनिट्स को साथ साथ लेके चलेंगे तो हम कहीं पे भी अपनी जो गलती है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने डिटेक्टर खुद ही बन सकते हैं अगर हम यूनिट्स को साथ साथ लेके चलें। अब देखो 17वें क्वेश्चन के ऊपर क्या है, 17वें क्वेश्चन में आपको बहुत ही सिंपल चीज दी गई है, फ्री एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन अ प्रोसेस। ठीक है, तो आपके पास 2G दी गई है, तो जी 2G जो होती थी वो हमारे पास एक ही इक्वेशन में हुआ करती थी, और वो थी ये वाली, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T करली डेल्टा G अपॉन करली T P। ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन हुआ करती थी। अब हमारे पास सिर्फ डेल्टा H जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ये और ये हमें खुद यहाँ पे अभी सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो हमें फाइंड आउट करनी है डेल्टा H एट 306 केल्विन। ठीक है, और जो G है वो 310 केल्विन के ऊपर क्या दी गई है, अच्छा डेल्टा G है वो क्या दी गई है, वो हमारे पास दी गई है -1200 जूल। और अगर बात करें 300 केल्विन के ऊपर तो वो हमें दिया गया है -1235 जूल, ये दिया गया है। ठीक है, अब मुझे अगर डेल्टा G फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर मेरे पास 310 और 300 है, तो मैं तो इन दोनों का मीन ले लेती हूँ, तो आंसर अपने आप आ जाएगा। इसको लिख देते हैं, ये है हमारे पास 300 केल्विन, ये है 310 केल्विन। अब इसके बीच में वैल्यूज पुट करो, -1200 जूल -1235 जूल डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3.5, not 3.5, it will come out to be -1217.5 जूल। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, नॉर्मल सी है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 अपॉन T2 माइनस T1 लेंगे हम, और डेल्टा G2 में क्या आएगा हमारे पास -1200 जूल। ठीक है, डेल्टा G2 जो है वो हम ज्यादा वाली को ले रहे हैं, जिसको ले लेते हैं, और फिर यहाँ पे 1235 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा। T2 माइनस T1 कर सकते हैं, T2 क्या है हमारे पास 310 केल्विन माइनस 300 केल्विन, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, यहाँ पे वो हमारे पास आएगी 3.5 जूल पर केल्विन। ये वैल्यूज आ गई है। अब इसमें सिर्फ पुट करना काम रह गया है हमारे पास, बाकी तो हमने अपने आप देख लिया। देखो हमें सिर्फ ये 2 वैल्यूज दी गई थी और बाकी का काम हमने खुद किया है। तो अभी डेल्टा G की वैल्यू जो है वो है -1217.5 जूल, और अगर डेल्टा H की वैल्यू की बात करें तो वो हमें नहीं पता, और टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर दिया हुआ है, अच्छा अच्छा हाँ तो बताइए 306 केल्विन, और अगर इस वाले की बात करूं तो 3.5 जूल पर केल्विन। तो केल्विन से पर केल्विन कैंसिल आउट, जूल की ही इसकी यूनिट है, जूल की ही इसकी, तो क्या करना है सिर्फ माइनस कर सकते हो। मैंने आपको बोला था कि जैसे कि हम किलोग्राम में से किलोग्राम को माइनस करते वैसे ही जूल में से जूल को करेंगे। तो 306 को गुना करो 3.5 से, आपके पास जो आंसर आने वाला है
वो क्या आएगा, वो आपके पास आएगा -2288 जूल। ठीक है, अब ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है तो हमें इसको किलो जूल में कन्वर्ट करके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा, तो हमारे पास बनेंगे सी ऑप्शन। बस एक ही फॉर्मूला था जो भी ध्यान रखना था और वो आपको ये वाला पता होना चाहिए था, बाकी हम कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन के ऊपर। यस 18वां, और ये है पेयर ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात हुई है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का हमें पता है कि क्या होती है, जो कि लिख देते हैं। चलो, एक्सटेंसिव का मतलब होता है अमाउंट या फिर साइज इंडिपेंडेंट। एम आई राइट? सॉरी, extensive is amount and size dependent and intensive is independent of amount and size। ठीक है, अब देखो हमारे पास पहली ऑप्शन में दिया गया है मास एंड टेम्परेचर, दूसरी में दिया गया है हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर, तीसरी में दिया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर, चौथे में दिया गया है हीट कैपेसिटी एंड मास। तो देखो मास जो है वो तो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा, ये तो समझ में आता है कि मास तो करेगा ना अमाउंट पे, तो फिर ये तो हमारे पास एक्सटेंसिव हुई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सटेंसिव हुई, इसको लिख देते हैं, लेकिन हमें बात करनी है पेयर की। तो टेम्परेचर जो है वो हमारे पास एक्सटेंसिव नहीं है, वो इंटेंसिव है। क्यों? जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका भी टेम्परेचर है जैसे सपोज 20 डिग्री सेल्सियस, अब मैंने इसी सब्सटेंस को लाइक इसमें मेरे पास कुछ पड़ा था, मैंने इसको 2 बर्तनों में डाल दिया, तो क्या इसका टेम्परेचर अलग हो जाएगा? नहीं, तब भी इसका मटेरियल भी 20 पे रहेगा, इसका भी 20 पे रहेगा, क्योंकि है तो सब्सटेंस एक ही ना। तो वो अलग अलग करने में भी जो है वो अलग नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये 20 डिग्री का सेल्सियस का है और मैंने इसको सेम अलग अलग बर्तनों में डाल दिया तो ये कोई 0 का बन जाएगा और ये 1 का बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट एंड साइज है, तो ये इंटेंसिव हुई। तो टेम्परेचर इंटेंसिव है, तो ये जिसमें है उसको एलिमिनेट कर दो, बी भी गई, सी में भी गई, और ये आगे हमारे पास डी ऑप्शन। अच्छा, अगर फिर भी बात करनी हो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो ये आपको पता होगा कि हीट कैपेसिटी जो होती है वो हमारे पास पूरी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि स्पेसिफिक हीट 1 ग्राम की, हर सब्सटेंस की 1 ग्राम की स्पेसिफिक हीट जो है वो अलग होती है। इसलिए जो स्पेसिफिक हीट है वो अमाउंट और सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो हमें पता है 1 ग्राम के लिए अलग ही होती है, तो वो भी हमारे पास क्या है, इंटेंसिव, जबकि ये दोनों जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब आ जाओ 19वें क्वेश्चन के ऊपर। 19वें क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कैसे भी करते हैं। जैसे इसमें बोला गया है हमें कि 1 मोल है जिंक डस्ट का, इसमें अगर हम 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, ठीक है, अगर 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें तो हमारे पास डेल्टा यू और डब्ल्यू जो है वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगा। तो देखो ये बात हो रही है कैलोरीमीटर की, तो कैलोरीमीटर की बात करें तो कैलोरीमीटर में हम किसको स्टडी करते हैं, कैलोरीमीटर हमारे पास एक होती है क्लोज्ड वेसल, ठीक है, और इसमें हम स्टडी करते हैं कंबस्टन रिएक्शन को। ठीक है, कंबस्टन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। कंबस्टन रिएक्शंस में क्या होती है, हीट इवॉल्व, या यूं कह लो कि एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये होती है कंबस्टन रिएक्शंस। अच्छा, अभी हमें पूछा क्या गया है, डेल्टा यू और डब्ल्यू किस किस को करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाएं तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ठीक है, देखो डीवी तो जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, क्योंकि ना तो नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन, बिकॉज आवर सैंपल इज इन द कैलोरीमीटर एंड कैलोरीमीटर इज अ क्लोज्ड वेसल। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज्ड वेसल में है इसलिए डीवी तो हमारे पास 0 हो गया, वॉल्यूम जो है वो सेम रहने वाला है, तो हमारे पास फिर इन दोनों के ऊपर ही बात आ गई। अब देखो क्या है, हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि हीट गिवन बाय द सिस्टम, और हीट गिवन बाय द सिस्टम जो होती है वो हमारे पास
नेगेटिव होती है, इसीलिए बोलते हैं साइन कन्वेंशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीट गिवन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, तो ये हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारे पास डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा, यानी डेल्टा यू इज स्मॉलर देन 0। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गई, ए, क्योंकि वर्क भी 0 था और हमारे पास डेल्टा यू भी स्मॉलर देन 0 हुआ। ठीक है, देख लो जरा ये। अब आ जाते हैं अपने 8th क्वेश्चन की, सॉरी 20th क्वेश्चन के ऊपर। 8th क्वेश्चन में कहा जा रही थी भाई, इतने तो करिए। अच्छा, 20th क्वेश्चन के ऊपर अगर जाए तो 20th क्वेश्चन में क्या है, हीट ऑफ कंबस्टन की बात की गई है, कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, हमें एक रिएक्शन दी गई है कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो देखो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ गैस, इसकी कंबस्टन हो रही है, तो मतलब क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास CO2 गैस बन रही है। ऑब्वियसली लिखा नहीं है, पर हमें पता है कंबस्टन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चीजें बर्न होती हैं। अब देखो क्या है कि हमें ये दिया गया है QV, ठीक है, हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, वो दी गई है -67710 कैलोरी, और हमें पूछा गया है QP। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें पता है कि QP इज इक्वल टू QV प्लस डेल्टा NG RT, ये होता है हमारे पास। ओके, अब हो जाओ जल्दी जल्दी सी कंप्लीट इसका। तो QP हमें पूछी गई, एक सेकेंड, कि QP पूछी गई है। ओके, तो V की हमें वैल्यू दी गई है, सो इट इज 67710 कैलोरी। ठीक है, अगर मैं डेल्टा NG की बात करूं तो यहाँ पे 1 प्लस हाफ 1 माइनस 3/2 इज इक्वल टू -1/2 मोल्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, साथ साथ करो। R की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास जब कैलोरी में आती है बात, तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल होती है। जैसे हमारे पास 8.314 जूल पर मोल होती है, यहाँ पे कैलोरीज पे क्या होती है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे वैल्यू पढ़ दो, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और हमारे पास टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर तो लिखा ही दिया है मैंने, हाँ जी 17 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो T इज इक्वल टू 17 डिग्री सेल्सियस। कैल्विन से कैल्विन को कैंसिल करना है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर लो, तो ये आ गया हमारे पास 290 केल्विन। तो 290 केल्विन कर दो। अब केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, पर मोल से मोल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बस हो गया -67710 कैलोरी, ये भी माइनस में है। ठीक है, 00290 कैलोरी। देखो 68,000 आ रहा है मेरा, लेट मी चेक, -68,000 कैलोरी। ठीक है, वी आर करेक्ट। तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से और इसी के साथ ही हमारा असाइनमेंट 2 होता है खत्म, क्लोज होता है ये असाइनमेंट नंबर 2। एंड आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और भी बहुत सारे जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो रिफाइन हो गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन। लगे रहो। ओके।